नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो हमारा जो टॉपिक है, वो जो कल का टॉपिक हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, उसी को हम नेक्स्ट उसके प्रकार कंटिन्यू करने वाले हैं। बात करते हैं कल हम क्या पढ़ रहे थे। तो कल हम पढ़ रहे थे वाक्यों के प्रकार या वाक्यों के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना और अर्थ निष्पत्ति, यानी कि अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब बात आती है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के हमने पढ़ लिए थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये सभी मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है। अब बात ये आती है कि ये टॉपिक्स क्यों पढ़ें। सब ये सोचते हैं ये टॉपिक्स तो बहुत ईजी है, इन्हें क्यों पढ़ना। लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़कर ही आप मेरिट में आ सकते हैं या फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन अब ऐसा हो गया है कि केवल 1 या 2 मार्क्स से अगर आप रह जाते हैं तो वहाँ पे कमी क्या है? वहाँ पर कमी केवल इन टॉपिक्स को अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो वहीं पे बस आपकी कमी हो जाती है। सपोज कीजिए, क्योंकि इन वाक्यों से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन। सपोज आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिए ये सोच के कि यार ये टॉपिक तो हम कर लेते हैं, और वहाँ आप हो गए कंफ्यूज। और जिस बच्चे ने ये टॉपिक पढ़ लिए तो बस वहीं पे ये डिफरेंस क्रिएट होता चला जाता है। तो ये केवल एक टॉपिक है, इसी तरह से इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इन टॉपिक्स को बिल्कुल फोकस्ड होकर देखते रहें, क्योंकि अगर आप एक बार कर लेंगे तो उसके बाद आपके किसी भी एग्जाम में आने वाले हों आप गलत नहीं करेंगे। तो कल में अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, चल रही हैं, 6th क्लास होने वाली है ये। तो आप प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए, रिवीजन कीजिए, और अगर अभी आपने ये कंप्लीट नहीं किया है तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, तब आप इससे आगे इस पर आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कल मैंने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य तीनों बता दी थे, जो कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ निष्पत्ति कहते हैं, या अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य एक होता है विधि सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मयादि सूचक, संदेह सूचक, इच्छा सूचक और संकेत सूचक। तो कितने हो गए? ये 8 टाइप्स हो जाते हैं वाक्यों के। अब इनको कैसे कैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, क्योंकि इसमें केवल आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए और पहचानना आना चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करती रहती हूँ। अगर केवल विधि सूचक की बात की जाए तो जहाँ पर क्रिया के होने की सूचना दी जाती है वहाँ पर विधि सूचक वाक्य होता है। जहाँ पर क्रिया के होने की सूचना दी जाती है वहाँ पर विधि सूचक वाक्य होता है। अब अगर बात आती है कि विधि सूचक वाक्य को विधानवाचक, या इनको हम विधि सूचक, विधान सूचक, निषेधवाचक और विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक भी कह सकते हैं। तो सूचक और वाचक में कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, ये दोनों एक ही हैं। इसके आगे अगर विधि सूचक की या विधिवाचक की बात की जाए तो क्रिया होने की सूचना मिलती है हमें यहाँ से। और जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैंने खाना खाया। तो इसमें क्रिया हुई, या ऐसा हो सकता है और क्या, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बच्चे ने दूध पिया, ठीक है, वर्षा हुई। तो ये सब क्या है? क्रिया के होने की सूचना दे रहे हैं। ये सब क्या हो जाएंगे? विधान सूचक वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा निषेध सूचक या निषेधवाचक। तो इसको तो आप केवल नाम से ही पहचान पा रहे होंगे। निषेध सूचक या निषेधवाचक का क्या मतलब है? निषेधवाचक का मतलब है जिन वाक्यों में कार्य के न होने का भाव पाया जाता है। जिन वाक्य में कार्य के न होने का भाव पाया जाता है वो निषेधवाचक होते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, तुमने कल की वीडियो नहीं पढ़ी, तुमने नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पर कार्य के नहीं होने का भाव प्रकट होता है वहाँ पर निषेधवाचक या निषेध सूचक वाक्य होता है। नेक्स्ट है हमारा आज्ञा सूचक। तो ये भी आपको, ये केवल नाम से ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, अपने नाम से ही। यानी कि जिन वाक्यों में आज्ञा का, प्रार्थना का, उपदेश का आदि का ज्ञान होता है, आज्ञा का, प्रार्थना का और उपदेश का, इस टाइप का जो भी ज्ञान होता है वो क्या आ जाता है? आज्ञा सूचक में आ जाता है। जैसे हमें यह करना ही है, ठीक है, और आप क्या कह सकते हैं, और आज्ञा अगर देनी है तो यहाँ आइए। और क्या हो सकता है आज्ञा सूचक में? आप एक एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। ऐसा हो सकता है बड़ों का सम्मान करो, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? आगे सूचक हो जाएंगे। नेक्स्ट है
प्रश्न सूचक, तो अपने आप में केवल नाम से ही क्लियर कर दे रहा है, जहां पर प्रश्न का भाव उत्पन्न होता हो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्न सूचक वाक्य हो जाएगा, या प्रश्नवाचक शब्दों का यूज किया जाए, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब जहां आ जाएंगे वहां पे भी प्रश्न सूचक होगा। या जहां पर जैसे क्या आप वहां जाएंगे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या आप कल को खेलेंगे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या आप होली खेलेंगे, होली आ रही है तो बताइए क्या आप होली खेलेंगे, तो ये भी प्रश्नवाचक हो गया। मैंने प्रश्न किया है क्या आपने कल का वर्क कंप्लीट कर लिया, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक हो जाएंगे। ऐसे ये भी हो सकता है तुम क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा, मतलब कुछ भी आप क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। विस्मयादि सूचक, तो विस्मयादि सूचक का मतलब हो जाता है जिन वाक्यों में घृणा, आश्चर्य, क्रोध, मैं लिख देती हूँ, इधर लिख दूँ, जिन वाक्यों में घृणा, आश्चर्य, क्रोध, हर्ष, उल्लास, एक्सक्लेमेटरी आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वही हिंदी में विस्मयादि सूचक कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। क्रिया, घृणा हो गया, क्रोध हो गया, और खुशी हो गई, उल्लास हो गया, तो जहां पर ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं, आश्चर्य हो गया, ये सब क्या हो गया, विस्मयादि सूचक में आ जाते हैं, ठीक है। तो वाह क्या दृश्य है, आप देख के खुश हो जाएंगे, किसी चीज को आश्चर्य से कहेंगे वाह क्या दृश्य है, तो ये किस में आ जाएगा, विस्मयादि सूचक में आ जाएगा, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन इसको बोलते हैं, और ये इसको विस्मयादि सूचक में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, इसमें शोक उत्पन्न किया जा रहा है, शोक का भाव भी ये देता है, यानी जो हमारी फीलिंग्स को डिस्प्ले करता है, जो हमारी फीलिंग्स को दिखाता है, वहां पे विस्मयादि बोधक यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है संदेह सूचक, सीधी सी बात है, संदेह सूचक का क्या हो जाएगा, जिन वाक्यों में संदेह की या संभावना की बात की जाती है वहां पर संदेह सूचक होता है। अब जैसे वह ईमानदार है, अब वह ईमानदार है के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा, इस चीज को क्लियर कर लेंगे, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर संदेह है, वह ईमानदार है, अगर आप पूछे ये काम हो जाएगा, तो क्या है, संदेह है इस काम के होने में, वह ईमानदार है कि क्या, मतलब आप संदेह से पूछ रहे हैं कि क्या वह ईमानदार है, जिसमें छिपा हुआ है आपकी, तो संदेह छिपा हुआ है, ये हो जाएगा संदेह सूचक। तो प्रश्नवाचक देखकर या क्वेश्चन मार्क देखकर इसको प्रश्नवाचक बिल्कुल ना लगाएं, यहाँ पर क्या, क्यों, कैसे का अर्थ आएगा तब ये होगा, वरना संदेह सूचक माना जाएगा। या अगर इसका और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं संदेह सूचक का, तो आप क्या ले लेंगे संदेह सूचक का और कोई एग्जाम्पल, जैसे हो जाएगा हो सकता है आज बारिश हो जाए, तो इस ये भी क्या हो गया, एक संदेह की बात है कि हाँ हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। नेक्स्ट है इच्छा सूचक, इच्छा सूचक में इच्छा व्यक्त की जाती है, और जिन वाक्यों में आशीष की शुभकामनाओं का भाव भी मिलता है वो इच्छावाचक हो जाता है। जैसे अगर आप किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं, वो कह रहा है कल्याण हो, तो वो क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, यानी कि वहां पर क्या है, इच्छा जताई जा रही है कि आपका कल्याण हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे संकेत सूचक, संकेत सूचक का मतलब हो जाता है जहां पर संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, एक इसको ये भी याद रखेंगे, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहां पर संकेत वाचक है, संकेत सूचक शब्द हो जाता है। जैसे क्या रास्ता इस तरफ से है, एक तो ये संकेत हो गया, इस तरफ उस तरफ, ठीक है। या फिर हो सकता है यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यानी कि एक वाक्य दूसरी पर निर्भर है, एक क्रिया दूसरी पर निर्भर हो रही है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो ये कैसा हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। ये आपको कंप्लीट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इससे आगे अब हम देखते हैं, ये दोनों प्रकार थे वाक्य भेद के, रचना के आधार पर और अर्थ निष्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाकर इसको कंप्लीट कर लीजिए। आगे हम देख लेते हैं ये और इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स या फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हम लोग गलत करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हम लोग इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा
क्या करते हैं, सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि चलेगा, बस देख लिया, हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जाके क्या होता है कि वही वहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं और जो कट ऑफ लगती है उससे 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं। तो ये गलतियाँ ना हो, अगर ये गलतियाँ सुधर जाएंगी तो आप लोगों का सिलेक्शन बहुत ईजिली हो सकता है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैंने इससे पहले भी बोली थी, कल भी बोली थी, नोट्स अगर नहीं बना रहे हैं तो पहले नोट्स साथ के साथ बनाएं और नोट्स बना लें, उनका रिवीजन करना इजी हो जाएगा। दूसरा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहें। अब हम देख रहे हैं कि वाक्य के अनिवार्य तत्व। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं 6: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। ठीक है, अब बात आती है सार्थकता की। सार्थकता है क्या? तो सार्थकता का मतलब होता है कुछ ना कुछ अर्थ, मतलब एक ऐसा वाक्य जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, वो ही वाक्य का एक तत्व माना जाएगा सार्थकता। योग्यता, योग्यता का मतलब है कि जो हमारा, जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं, जो भी वाक्य बोल रहे हैं, उसमें हमारा जो भी प्रसंग है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रसंग है पानी, तो पानी खाया तो जाएगा नहीं, पानी पिया जाएगा। तो यहाँ पर पानी खाया गलत हो जाएगा, जबकि सही क्या हो जाएगा, पानी पिया। ठीक है, तो ये सही है। वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, मतलब प्रसंग के अनुसार वाक्य में सारी चीज़ें सेट होनी चाहिए। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब है इच्छा, जानने की इच्छा। जिस वाक्य को सुन के अगर पैदा हो रही है या किसी के कुछ पता चल रहा है वाक्य के बारे में, तो वो वाक्य का एक तत्व होगा। जैसे आता है अगर मैं कहूँ तो क्या आपको पता है कि किसके आने की बात की जा रही है, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, हमारे मन में एक कर्ता क्या है इसमें, उसको लेके एक क्यूरियोसिटी होगी, एक आकांक्षा होगी, एक जिज्ञासा होगी कि क्या मैं बोल दूँ आता है, तो आप तुरंत सोचेंगे क्या आता है, कौन आता है। तो जहाँ पे ये वाला भाव उत्पन्न हो जाता है, आकांक्षा, वहाँ पर वाक्य का एक तत्व बन जाता है। निकटता, निकटता का सेंस ये है कि जो भी हम बोल रहे हैं तो वाक्य के पद एक दूसरे से निकट होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने राम यहाँ लिख दिया, आता यहाँ लिख दिया, है वहाँ लिख दिया। अगर मैं इतनी दूर दूर पदों को और लिख रही हूँ और रुक रुक के अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मैं आपसे कुछ भी बोलना चाहूँ, अगर मैं रुक गई फिर बोला मैं, तो क्या एक सेंटेंस माना जाएगा? नहीं। जब मैं किसी बात को कंटिन्यू बोलूँगी और निकट होगी सारी चीज़ें, तब वो निकटता के सेंस में आ जाएगी। पदक्रम, पदक्रम का बहुत बड़ा सेंस है। आप देखेंगे, आपने सेंटेंस अरेंजमेंट इंग्लिश में पढ़ा होगा, वही ये पदक्रम है। मतलब जो सेंटेंस है उसके जो पद हैं, जो हमारा वाक्य है, वो एक क्रम में लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं है अगर मैं कहूँ विद्यालय है जाता मोहन, क्या ये सही है? नहीं है। जबकि मोहन विद्यालय जाता है, ये एक पदों का सही क्रम होगा और यही एक सही सेंटेंस होगा। तो पदक्रम का सेंस उसी से आ जाएगा कि पदों को सही क्रम में होना चाहिए, जिससे वाक्य का एक सही सेंस निकल सके। सही सेंस मतलब वाक्य सार्थक हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है अन्वय। अन्वय का मतलब है मेल। अगर मैं कहूँ राम और सीता वन जाती है, तो क्या ये सही है? क्या ये सही मेल है? शब्द का, वचन का, लिंग का, कारक का नहीं है। सही मेल क्या होगा? राम और सीता वन जाते हैं। तो जहाँ पर सही मेल होगा शब्दों का, पदों का, वचन का, लिंग का, कारक का, विभक्ति का, ये सारी चीज़ें अगर सही मेल में है तो वो भी अन्वय भी वाक्य का एक तत्व हो जाएगा। तो 6 तत्व कौन कौन से हो गए? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन जाता है? क्वेश्चन बन जाता है, आपको इन चारों में से कोई भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि इनमें कौन सा वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको पता होगा 6 के नाम तो आप बता देंगे, और नहीं पता होगा तो वही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो अब आई थिंक अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी जब मैं इससे नेक्स्ट तुरंत प्रैक्टिस सेट्स लेकर आने वाली हूँ इस वाले टॉपिक के कंप्लीट, जितना भी मैंने शब्द और वाक्य भेद आपको सब पढ़ा दिया है, मैं कंप्लीट क्वेश्चन सेट लेकर आने वाली हूँ। जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के तत्व, शब्द वगैरह सारी चीज़ें उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो करने से पहले आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं, पदबंध। पदबंध का क्या मतलब हो जाता है? कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करते हैं। मतलब वाक्यांश जो वाक्य के अंश हो, जो वाक्य जैसे तो होते हैं लेकिन वाक्य का कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, वो क्या होगा? वाक्यांश होगा। जैसे कि अगर देखा जाए कि पदबंध कितने टाइप का होता है,
संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। बात करते हैं संज्ञा पदबंध की। संज्ञा में आता है आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। तो यहाँ पर जो आप ऐसे यही मैं बताने वाली हूँ कि आसमान में उड़ता गुब्बारा, 4 पद हैं, लेकिन ये 4 पद केवल एक ही का काम करेगा। आसमान में उड़ता गुब्बारा संज्ञा का काम करेगा, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है। जैसे विशेषण पदबंध है, मेरी बहन अत्यंत आज्ञाकारी, सुंदर व विनम्र है। तो इसमें आज्ञाकारी, सुंदर और विनम्र एक ही सेंस देंगे, मतलब एक ही पदबंध में आएंगे। और क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं बहन की, आज्ञाकारी भी है, सुंदर भी है और विनम्र भी है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिया पदबंध। रमेश कुएं में कूद गया, तो कूद गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। और नेक्स्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया विशेषण पदबंध में क्या आ जाएगा? उसने मुझे पीट पीट कर सुलाया, उसने मुझे पीट पीट कर भगाया, कुछ भी ले सकते हैं। मेन सेंस ये है कि पीट पीट कर, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको कंप्लीट कर लें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और मिस्टेक की जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो मिस्टेक आपसे ना हो, बस उसका ध्यान रखना है। और उसके लिए एक नहीं तो 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अपने पास नोट्स बना लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और आपका कंप्लीट सिलेबस हिंदी का कराया जाएगा। उसके अलावा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स भी चैनल से जुड़ सकें और उन्हें भी ये सारी चीज़ें आराम से मिल सकें। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। बाय बाय, थैंक यू।